हेलो। आज अपने बात करते हैं टेस्ट सीरीज सेकंड के जो 100 एमसीक्यू है उनका सॉल्यूशन करेंगे। एक एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये जो चीज़ें आपको मिल रही है सिंह नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रही है, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच है। जो अपना ऑनलाइन बैच है जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और पर डे के हिसाब से एमसीक्यू का सॉल्यूशन वगैरह और नोट्स की पीडीएफ वगैरह है, ये सारी अपनी सफल ऐप के ऊपर डाली गई है। और उसके बाद कुछ लेक्चर अपने जो अपना यूट्यूब चैनल है नरसिंह भाई बलवंत सर, उसके ऊपर भी अपने ये डाल रखी है। तो अपने हर जैसे मान लो एकेडमी के अंदर जो ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन के अंदर बच्चे आते हैं तो उसके अंदर अपना 10 तारीख को, एक 20 तारीख को और एक 30 तारीख को 3 टेस्ट लिए जाते हैं मंथली। वो टेस्ट जो एकेडमिक स्टूडेंट है वो तो देते ही हैं, जो भी नॉन एकेडमिक स्टूडेंट है वो भी आके दे सकता है, कोई इश्यू नहीं है। और जो नॉन एकेडमिक स्टूडेंट है उसके लिए वो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री रहती है। तो अब अपने ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट द पेशेंट रिप्रेजेंट, कि पेशेंट से आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, जो भी अपने पेशेंट से जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, चाहे उसकी हेल्थ हिस्ट्री की लेते हैं, पास्ट हिस्ट्री की लेते हैं, उसके रिकॉर्ड देखते हैं, उसकी रिपोर्ट देखते हैं, चाहे वो वाइटल साइन का रिकॉर्ड हो, चाहे वो लैब का इन्वेस्टिगेशन हो, ये सारी रिकॉर्ड देखते हैं। तो ये कह रहा है जो अपने रिकॉर्ड देखते हैं पेशेंट की, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट क्या करती है, क्या शो करती है कि वो किस लिए जरूरी है। क्या वो असेसमेंट ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट का असेसमेंट करने के लिए जरूरी है, या फिर प्लान ऑफ केयर, कि जो अपने डायग्नोज बना लिया, डॉक्टर ने जो डायग्नोज बना दिया उसके अकॉर्डिंग अपने क्या कर रहे हैं, नर्सिंग डायग्नोज क्या है और मेडिकल डायग्नोज उसका डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, उसके बेस पे जो अपने उसका प्लान ऑफ केयर करते हैं, क्या उसमें जरूरी है। या फिर हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, या फिर पेशेंट के जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम है कि वो क्या क्या बता रहा है अपने को, क्या उसके लिए जरूरी है। या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन इंप्लीमेंटेड फॉर द पेशेंट, कि जो भी अपने नर्सिंग इंटरवेंशन है वो पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, क्या उसके लिए जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये होता है कि पेशेंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम है, कि एक्चुअल में उसको चीफ कंप्लेन क्या है उसकी, उसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन ली जाती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपने। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग नर्सिंग प्रोसेस। जो भी अपने एनसीपी बनाते हैं, पेशेंट अपने पास आया, डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसका डॉक्टर ने डायग्नोज बनाया, अपने उसके वाइटल साइन वगैरह ले रहे हैं, अपने उसका डायग्नोज बनाया, उसके बेस पे अपने उस पेशेंट को प्रायोरिटी बेस पे कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, या फिर प्रायोरिटी बेस पे पेशेंट की क्या चीफ कंप्लेन है, जिससे अपने प्रायोरिटी बेस पे उसको सोल्व करके फर्स्ट जो स्टेप है वो प्रायोरिटी बेस पे रख के अपने उसका ट्रीटमेंट करें, ताकि वो पेशेंट है अपने साथ कोऑपरेट करे। तो जो भी जितनी भी प्रायोरिटी असेस की जाती है, जैसे प्रायोरिटी के अंदर बात करें तो एबीसी होता है, एयर वे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ठीक। तो जो प्रायोरिटी बनाई जाती है वो किस बेस पे बनाई जाती है, तो वो बनाई जाएगी। तो इसमें तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा कि मास्लो की एक थ्योरी है नीड ऑफ हियरार्की। तो जो अब्राहम मास्लो था उसने थ्योरी दी थी, उसने थ्योरी में क्या बोला कि सबसे पहले पेशेंट की बेसिक नीड आती है, क्या आती है, बेसिक नीड, जिसके अंदर हंगर है, थ्रस्ट है, ठीक है अभी सेक्स है, ये सारी उसकी क्या है, प्रायोरिटी नीड आ गई। फिर उसके बाद आती है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है अभी। तो लास्ट एंड टॉप मोस्ट जो होती है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर उसकी टॉप मोस्ट नीड, कि उसके बाद कोई नीड नहीं रहती। कि जैसे मान लो वो कुछ भी बन जाए, जैसे मान लो अगर सुपीरियर माने तो राष्ट्रपति मान लो कि देश का लास्ट में क्या बन गया, वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद उसकी क्या नीड रहती है। तो भाई देखो उसके बाद तो जैसे मान लो पहले तो वो गांव का सरपंच था, फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो क्या है एमएलए बना, एमपी बना, उसके बाद वो क्या है प्रधानमंत्री बन गया। उसके बाद लास्ट नीड क्या रहेगी उसकी, लास्ट नीड तो आपको पता है फिर एक ही है कि चलो अब तो धर्मराज वाली कुर्सी
अपने धर्मराज वाली कुर्सी ले लेते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो ये देखो मास्लो ने क्या बताया था कि पहले उसकी बेसिक नीड एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इसी प्रकार मास्लो ने क्या दिया, हंगर है, थ्रस्ट है, ड्राइव है, ठीक है भी, सेक्स ड्राइव है, ये सारी चीजें दी थी। तो इस बेस पे अपने इसका डायग्नोज बनाते हैं, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है द प्राइमरी पर्पज ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड। अब आपको पता है पेशेंट के जो रिकॉर्ड होते हैं, जैसे मान लो पेशेंट आया, उसका ओपीडी स्लिप हो गई, उसके ऊपर डॉक्टर ने क्या राइट डाउन किया है, आईपीडी स्लिप हो गई उसकी, आईपीडी फॉर्म हो गया उसका, उसके वाइटल साइन का परफॉर्मा हो गया, उसका इनटेक आउटपुट जो भी है उसका रिकॉर्ड हो गया, उसके लैब के जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी भी रिपोर्ट्स है, तो ये सारे रिकॉर्ड किस काम आते हैं, तो ये सारे रिकॉर्ड आएंगे क्या एजुकेशन के काम आते हैं, या फिर कम्युनिकेशन के काम आते हैं, या फिर रिसर्च के काम आते हैं, या फिर फंडिंग के काम आते हैं, किस काम आते हैं। तो ध्यान रहे पेशेंट के अंदर ये देखो है तो सारे काम, रिकॉर्ड जो पेशेंट का है वो ये सारे काम ही होते हैं, उसके सारे पर्पज है। लेकिन इसने क्या पूछा अपने से कि प्राइमरी पर्पज, मेन, और जो फर्स्ट अगर अपने अटेम्प्ट के अंदर देखें कि प्राइमरी पर्पज उसका क्या रहेगा, तो हमेशा ध्यान रहे प्राइमरी पर्पज रहता है कम्युनिकेशन का। क्यों? क्योंकि आप वर्बली पेशेंट के जितने भी वाइटल साइन, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल दूं कि पेशेंट के वाइटल साइन अपने से अपना सीनियर बोल रहा है कि वाइटल साइन क्या है, तो अपने वर्बली तो बोल के बताएंगे नहीं, अपने क्या करेंगे उसका रिकॉर्ड देखेंगे। तो रिकॉर्ड लिखा होगा तो अपने क्या है, अगर किसी पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं तो इसके अंदर भी ये हेल्पफुल करता है कि भाई 2 घंटे पहले उसका जो वाइटल साइन थे ये थे और अब ये हैं, तो अपने ये देख सकते हैं क्या ये इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जो भी अपने से वाइटल साइन वगैरह कोई थर्ड पर्सन मांग रहा है तो अपने क्या है वो रिकॉर्ड उसे दिखा सकते हैं। तो ये सबसे बेटर ये रहता है कि ये कम्युनिकेशन के अंदर काम आता है, पेशेंट के जो प्राइमरी पर्पज क्या रिकॉर्ड का के कम्युनिकेशन के काम आए, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कंपोनेंट ऑफ पार्टिज्म ऑफ नर्सिंग इंक्लूड, कि नर्सिंग के पार्टिज्म के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। तो ध्यान रहे नर्सिंग के पार्टिज्म के अंदर जो कंपोनेंट आएंगे उसके अंदर पर्सन तो ठीक है, हेल्थ जरूरी है, क्या जरूरी है, हेल्थ जरूरी है उसके अंदर, ठीक है भी, और उसके अंदर पर्सन जरूरी है भी, पेशेंट भी होना चाहिए अपने पास, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट भी जरूरी है, ठीक। लेकिन इसने क्या दे दिया कि फिजिशियन। तो देखो इसने क्या पूछा अपने को, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल का नहीं पूछा, ओनली नर्सिंग का पूछा है। तो नर्सिंग पार्टिज्म के अंदर फिजिशियन इंक्लूड नहीं होता, हेल्थ इंक्लूड होता है, थ्योरी इंक्लूड, कंसेप्ट इंक्लूड नहीं होते, फिजिशियन नहीं है, ये भी बात रॉन्ग हो गया। ये सबसे बेटर है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया है नर्सिंग, इसमें क्या दिया है नर्सिंग। तो ध्यान रहे जो नर्सिंग पार्टिज्म के अंदर पर्सन भी होना जरूरी है, हेल्थ है, इन्वायरमेंट है और नर्सिंग, ये चीजें होनी जरूरी है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर वाला आ जाएगा, क्लियर भी। और इसकी पीडीएफ जो पेपर के, अगर कोई ये चाहे कि हमें ये पीडीएफ भी मिल जाए, तो ये पीडीएफ है, ये ऐप के अंदर अलग से फोल्डर बनाया हुआ है पेपर का, तो उसके अंदर ये सारे अपने पेपर डाले हुए हैं, उसके आप चाहो तो कॉपी करवा सकते हो वहां से लेके। अब उसके बाद नेक्स्ट के अंदर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डोमेन्स इज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट टू लर्न कर्च वॉकिंग। अब देखो मान लो किसी पेशेंट को प्लेजिया हो गया, जैसे लोअर एक्सट्रीमिटीज का, या फिर किसी पेशेंट का आपने एम्पुटेशन कर देते हैं, ठीक है, तो उन पेशेंट्स को क्या चाहिए, उनके लिए चाहिए कर्च। तो कर्च जो किस प्रकार चलते हैं कि कर्च किस प्रकार रखनी है, अभी बिलो 3 फिंगर है, एक्जिला से 3 फिंगर बिलो रखनी चाहिए और वाइड स्पेस होना चाहिए उसका, ठीक है, ताकि ब्रेकियल प्लेक्सस है वो डैमेज ना हो, क्लियर भी। तो ये सारी चीजें जो कर्च वॉकिंग का आपने एमएस मेडिकल सर्जिकल के अंदर जो लेक्चर डाले हुए हैं उनके अंदर पूरा ये टॉपिक है कि किस प्रकार की अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को पहले आगे करना है या अनअफेक्टेड को करना है, ठीक है, पहले कौन सी साइड की कर्च को आगे करना है, ठीक है, सीढ़ियों पे कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, चेयर के ऊपर कैसे सिटिंग करनी है, चेयर से उठते हैं कैसे हैं, ये सारी चीज उसके अंदर मेरी डाली हुई है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि कोई कर्च वॉकिंग कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटी सी अगर बात बताऊं मैं आपको,
अगर मान लो अपनी फिंगर के ऊपर चोट लगी है, तो जब तक दर्द हो रहा है तब तक तो अपने क्या है थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं कि हाँ बिल लगी हुई है, लेकिन बाद में क्या अपने कई बार क्या भूल जाते हैं कि फिंगर के चोट लगी है, लेकिन अपने क्या अनकॉन्शियसली या फिर क्या है अनयूजली कई बार इधर उधर हैंड टच हो जाते हैं, तो फिंगर टच होते हैं तब अपने को पता चलता है अरे लगी हुई है। आगे बात सुने। तो इसी प्रकार जो कर्च वॉकिंग कर रहा है उसको ये ध्यान नहीं रहता कि पहले कर्च कौन सी साइड की, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज की आगे करनी है या अनअफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज की आगे करनी है, ठीक, कितनी आगे रखनी है। या कई बार क्या होता है पेशेंट भूल जाता है, जैसे चेयर के ऊपर बैठा है, ठीक, अभी मान लो जिसका नया नया एम्पुटेशन हुआ है और उस बेचारे को पता नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि वो जैसे ही उठेगा ना तो वो चेयर पकड़ के अपने नॉर्मली उठते ना वैसे उठेगा, उसको पता नहीं रहेगा कि मेरे लगी हुई है या नहीं लगी, एम्पुटेशन हुआ या नहीं हुआ, वो चीज उसके ध्यान में नहीं रहती। इसलिए जब भी आप कर्च वॉकिंग कोई असिस्टिव डिवाइस अगर पेशेंट को दे रहे हो उस टाइम अपने को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका साइकोमोटर, कि उसके माइंड सेट के साथ उसका मोटर मूवमेंट किस प्रकार हो रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी होता है जब भी अपने कोई असिस्टिव डिवाइस देते हैं। तो इसके लिए अफेक्टिव डोमेन नहीं है, इसके लिए साइकोमोटर डोमेन रहेगा। डायरेक्ट ही आंसर आता है क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी आप कर्च वॉकिंग के लिए आप लर्न करा रहे हो पेशेंट को कि किस प्रकार करना है, तो उसका कौन सा डोमेन आप है वो मजबूत करोगे। क्लियर? तो वो कौन सा आ जाएगा, साइको मोटर डोमेन आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट आर सब्जेक्टिव। अब देखो दो चीजें होती है, पेशेंट आपके पास आया, वो कह रहा जी बुखार है जी, पेट में दर्द हो रहा है जी, ठीक, आप बुखार को असेस कर सकते हो, फीवर है पेशेंट को असेस कर सकते हो। दो चीजें होती है, एक होता है साइन, एक होता है सिम्टम, एक होता है साइन और एक होता है सिम्टम। तो ध्यान रहे, साइन जो डॉक्टर असेस कर रहा है, जो मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर या फिर नर्सिंग ऑफिसर है वो असेस कर रहा है, वो क्या होंगे, साइन होंगे। सिम्टम जो पेशेंट बता रहा है। अब मान लो किसी पेशेंट, वो कोई पेशेंट आया, वो कह रहे जी एब्डोमेन पेन हो रहा है, मेरे को फीवर भी है, फीवर अपने चेक कर सकते हैं, अपने बीपी चेक कर सकते हैं उसका, लेकिन एब्डोमेन पेन का तो पेशेंट को ही बताना पड़ेगा और पेशेंट ही बताएगा, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल वही बात है, कोई ऐसा तो है नहीं, दार्शनिक तो है नहीं कि उसको शक्ल देखती पता चल जाएगा अच्छा इसको पेट दर्द है, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रहे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो पर्सन बताता है, ऑब्जेक्टिव जो अपने असेस कर रहे हैं, और जो अपने असेस कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। क्लियर? और सिम्टम क्या बोलेंगे, जो सब्जेक्ट, जो पर्सन खुद बता रहा है। तो सब्जेक्टिव कौन से रहेंगे, क्या वो साइन रहेंगे या सिम्टम रहेंगे, तो डेफिनेटली श्योर है कि ये क्या रहेगा, सिम्टम के अंदर इंक्लूड हो जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ डायरिया एंड क्रैम्पिंग। देखो डायरिया भी है और उसके एब्डोमेन के अंदर क्रैम्प भी आ रहे हैं। क्लियर? हैविंग डेयरी प्रोडक्ट, और आ कब रहे हैं, जब वो डेयरी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मिल्क यूज कर रहा है, कर्ड यूज कर रहा है, ठीक है भाई, चीज यूज कर रहा है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, जो भी दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट है, अगर पेशेंट वो ले रहा है और वो लेने के बाद उसको क्या हो गया, डायरिया और क्रैम्प आने लग गए, तो डेफिनेटली वो सीलियक डिजीज तो है नहीं, क्योंकि सीलियक तो आपको पता है सीलियक अप्रूव होता है, जिसमें ये जैसे मान लो ग्रेन्स वगैरह आते हैं, ये अपने इसके अंदर पीडियाट्रिक के अंदर डाला है, यही बताऊं, ठीक नहीं बताऊंगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर जो राइट क्या है। क्लियर? तो डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसके अंदर, लैक्टोज इंटॉलरेंस। और सीलियक डिजीज के अंदर आपको पता है सीलियक अप्रूव एक प्रोटीन है जो नहीं लेना चाहिए, जैसे ओट है, राई है, चीज, इसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, ब्रो है ना, जो बताया हुआ आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, उस फॉर्मूले पे बेस पे चलना है, नोट्स के अंदर ये चीजें लिखी हुई है अपनी। क्लियर? अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है आफ्टर ए सर्जिकल प्रोसीजर स्टोकिंग आर यूजली यूज टू।
स्टोकिंग किस लिए यूज करते हैं? जैसे कोई सर्जरी कर दी, उसके बाद अपने को क्या है, स्टोकिंग देनी होती है। स्टोकिंग आपको पता है एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, जो कपड़े की बनी होती है, वो दी जाती है। या कई बार आपने देखा होगा डीवीटी पंप वगैरह भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए यूज करते हैं। तो जो स्टोकिंग देते हैं उसका मेन पर्पज क्या है? आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर स्टोकिंग आर यूजुअली, सामान्यता किसके लिए यूज करते हैं? देखो, वेरिकोज वेन के लिए ठीक है, विनस रिटर्न टू द हार्ट ठीक है, प्रिवेंट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर भी आता है कई बार, इसके लिए पोजीशन भी चेंज करनी पड़ती है पेशेंट की, ठीक है भाई, और ऑल ऑफ दीज सारा ठीक है। लेकिन इसने क्या वर्ड दिया है? यूजुअली, सामान्यता किसके लिए यूज करते हैं? ऐसे तो सभी के लिए है, लेकिन इसके अंदर मेन जो है ये किसके लिए यूज करेंगे? तो ये यूज करते हैं किसके लिए? अपने कि हार्ट की तरफ है वो ब्लड सप्लाई क्या रहे, प्रॉपर रहे। क्लियर भी, हार्ट की तरफ है विनस रिटर्न क्या हो जाए, विनस रिटर्न प्रमोट हो जाए। आगे बात सुने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया है अपने को कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कि अगर आपने मान लो सर्जरी कर दी पेशेंट की, उसके बाद उसको रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आने लगे, और नॉर्मली ये होता है कि जैसे अबडोमन की सर्जरी हुई है, अबडोमन के ऊपर इंसिजन दे दिया, अब अबडोमन इंसिजन दे दिया और स्टिच कर दिया आपने, तो पेशेंट क्या है, डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाता। अब जब पेशेंट डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा तो आपको पता है लंग कंप्लायंस उसका कम हो सकता है, उसको एटलेक्सिस हो सकता है, उसको आरडीएस हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी वो डीप ब्रीदिंग करेगा उस टाइम आपको पता है डायफ्राम जैसे नीचे जाएगा तो अबडोमन के ऊपर जहां इंसिजन दिया हुआ है उस इंसिजन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर की वजह से पेशेंट को पेन होता है सुचर के ऊपर। इसलिए अपने को क्या, और पेशेंट डीप ब्रीदिंग नहीं करेगा और उसको क्या, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आने लग जाएंगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? डीप ब्रीदिंग करवानी चाहिए। क्लियर? इंसेंटिव स्पायरोमेट्री उसको करानी चाहिए ताकि उसको एटलेक्सिस या आरडीएस न हो। कफिंग एक्सरसाइज करवानी चाहिए। हालांकि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि जी मैं जैसे कफिंग करता हूं तब मेरे पेन होता है इंसिजन साइट पे, तब उसे अपने बोल देंगे कि अपने हाथ से या तो उस इंसिजन के ऊपर अपने हाथ से क्या करें, प्रेशर डाल लें, ठीक है भाई, दबा के रखें, या फिर जैसे कोई पिलो वगैरह होता है उससे भी अपने क्या कंप्रेस कर सकते, कंप्रेस करके फिर कफिंग करो ताकि प्रेशर कम पड़े। ऐसी बातें पेशेंट को बतानी होती है ताकि उसको आफ्टर सर्जरी रेस्पिरेशन के कॉम्प्लिकेशन ना आए। एक मिनट। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये करा है आफ्टर मील के, आफ्टर मील। अब आपको पता है अपने एसी पीसी एसओएस, ठीक है भी, ओडी बीडी ये एब्रिवेशन होता है। जैसे ओडी है दिन में एक बार देनी है, बीडी है दिन में 2 बार देनी है, टीडीएस है दिन में 3 बार देनी है। इसी प्रकार इसने अपने से ये पूछ लिया कि आफ्टर मील खाना खाने के बाद जो आप मेडिसिन दे रहे हो वो कौन सी देते हैं? तो पहले तो मैं ये बता देता हूं, खाना खाने के बाद जो मेडिसिन दी जाती है उसे बोलते हैं पीसी। क्या बोलेंगे? पीसी। पीआरएन होता है प्रोरीनाटा, जिसमें एज ऑर्डर करते हैं, एज ऑर्डर। प्रोरीनाटा के अंदर क्या होगा? एज ऑर्डर करेंगे। क्लियर? उसके बाद अपने हैं पीएम। पीएम है ये होता है आफ्टरनून, आफ्टरनून दोपहर के, दोपहर वाले टाइम देना चाहिए। क्लियर? उसके बाद इसने बोला एचएस, ये भी इंपॉर्टेंट है एचएस भी, क्योंकि ये दी जाती है बेड टाइम। ये किस टाइम दी जाएगी? बेड टाइम, जब सोते हैं। जैसे मान लो कोई सेडेटिव है और है, ठीक है, बहुत सारी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जो अपने क्या है बेड टाइम दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे ये जो है ना नाइट के अंदर नींद डिस्टर्ब करने वाले जैसे फ्रूसेमाइड वगैरह है और है, ये बेड टाइम नहीं देनी चाहिए,
बाकी बहुत सारी ऐसी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जो अपने को बेड टाइम देनी चाहिए। क्लियर भी? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अब की बार इसने ये पूछ लिया, पीसी पूछ लिया, तो हो सकता है अगली बार एचएस पूछ ले, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट में है कि हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी कैन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। हेल्थ प्रमोशन की कोई पेशेंट आया आपके पास, वो कह रहा जी क्या करे, तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेडिसिन भी ले रहे हैं फिर भी, तो आपको पता है अपने अमूमन जो जानकारी मिलती है कि भाई देखो इलाज से, दवाई से ज्यादा बेटर रहता है परहेज करना। अमूमन बात होती है, ये अपने करते ही है पेशेंट के साथ, घर में भी करते हैं, है ना। तो अपनी बॉडी को, अपने हेल्थ को प्रमोट किस प्रकार किया जाए, ठीक, तो उस प्रमोट करने की कौन कौन सी एक्टिविटी है, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब एक को छोड़ के। तो बैलेंस डाइट अगर ले रहा है कोई पेशेंट, तो डेफिनेटली उसका हेल्थ प्रमोट हो सकता है। हैबिचुअल ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, क्या ये बात बोलेंगे उसे कि भाई जितने पैक सैक ले रहा है तू कंटिन्यू चलने दे? नहीं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर अपने को किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ठीक है अभी। तो उन लोगों को ये ड्रिंकिंग वगैरह है, या कोई प्रेगनेंसी केस है तो उनको ड्रिंकिंग वगैरह तो अपने अवॉइड करवाते हैं। तो क्या ये बात सही है कि हैबिचुअल ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल की भाई जितनी ले रहा है, जो हैबिट है आप चलने दो, देखी जाएगी, नाश तो होना ही है? ऐसा काम नहीं करना। बीइंग ए मेडिकल ऑफिसर और बीइंग ए आप नर्सिंग ऑफिसर, पेशेंट को ये बात बताओगे कि ऐसी एक्टिविटी जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ठीक है, चेविंग है, ऐसा काम नहीं करना है। तो ये राइट आंसर इसका चला जाए। बाकी एक्सरसाइज करते हैं, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस वगैरह रखते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी क्या है, हेल्थ को प्रमोट करती है। लेकिन ये चीज है हैबिचुअल ड्रिंकिंग, ये हेल्थ को प्रमोट नहीं करेगी। क्लियर भी? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया है कि हाँ भाई फारेनहाइट और सेल्सियस को कन्वर्ट करने का जो इसने दिया है कि 102 डिग्री फारेनहाइट है वो किसके इक्वल होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है क्योंकि इसके ना सेल्सियस के और फारेनहाइट के फॉर्मूले होते हैं। जैसे इसने बोला है सेल्सियस निकालना है तो सी बराबर F-32, 32 इसको ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता F-32 और इसको कर देते हैं 5/9। अगर आपको निकालना हो सेल्सियस तो ये फार्मूला रहता है। क्लियर? और अगर आपको निकालना हो फारेनहाइट तो फारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, C इंटू 9/5 प्लस में 32, ये फार्मूला क्या रहेगा फारेनहाइट का। अब इसने बोला है कि सेल्सियस निकालना है, तो आप देखो आपके सामने फार्मूले हैं दोनों, आप रीडिंग रख के जोड़ घटावाते हैं, नहीं आते? कोई बात नहीं, 2-4 बार जब एग्जाम की सीध में आओगे ना, जब पता चलेगा 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तो सारी चीज ही सीख जाओगे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगना है तो एग्जाम बोर्ड वाले क्या है, सारी चीजें सिखा देते हैं अपने को। आगे बात सुने, तो इसका निकालेंगे तो आंसर क्या रह जाएगा अपना 38.9 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और ये फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है द प्रेफर्ड साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इन चिल्ड्रन। अब आपको पता है कई तो मेरे जैसे ऐसे बैठे हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि ये बोन मैरो क्या होता है। देखो बोन मैरो जो अपनी बोन होती है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रेड बोन मैरो होता है अर्ली स्टेज में, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो रेड बोन मैरो है वो सिलेक्टिव बोन में रह जाता है, और बाद में वो क्या होता है येलो बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो रेड बोन मैरो अगर देखे जाए तो इनिशियल स्टेज के अंदर योग सैक वगैरह में बन जाता है और है वहां पे ब्लड सेल वगैरह बनने लग जाती है। तो बोन मैरो का मेन काम है रेड बोन मैरो का किसमें, एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है जो क्या करती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये बोन मैरो है कुछ जैसे ओनली लॉन्ग बोन के अंदर रह जाता है, ठीक। तो
जैसे मान लो किसी पेशेंट को अगर मान लो कोई कैंसर वगैरह है, बोन कैंसर है, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा वगैरह जो भी है, ऐसा अगर कोई कैंसर है तो अपने बच्चों के अंदर अगर अपने लें तो कौन सी साइट बेटर रहती है कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन या एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन या पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन या फिर एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, कहां से लेते हैं? नॉर्मली कई बार ना देखो ये कोई जरूरी नहीं कि कहां से लेते हैं, कई बार ना स्टर्नम से भी लिया जाता है, स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन होती है उससे भी। लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया अपने से कि प्रेफर्ड साइट कौन सी रहेगी चिल्ड्रन के अंदर, तो ध्यान रहे हमेशा जो बेस्ट साइट है वो कौन सी रहेगी? पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है अभी इलियक बोन होती है ना वहां से लिया जाता है, पोस्टीरियर से बैक साइड से और ऊपर वाली साइड से अपने क्या करेंगे नीडल डाल के बोन मैरो को एस्पिरेट कर लेते हैं। क्लियर भाई? उसके बाद नेक्स्ट के अंदर एक रहा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट कि बॉडी के अंदर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कितना होता है। देखो फ्लूइड होता है दो प्रकार का, एक इंट्रासेल्यूलर होता है, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, लेकिन एक है ना थर्ड स्पेस भी होता है, जैसे एडिमा वगैरह हो गया, जैसे लंग अगर बात करें थर्ड स्पेस की, अगर बात करें सॉरी एडिमा नहीं, थर्ड स्पेस की जैसे CSF वाला हो गया, प्लूरल स्पेस में हो गया, पेरिकार्डियल स्पेस में हो गया, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हो गया, ठीक। और इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर की अगर बात करें जैसे ब्लड वेसल के अंदर हो गया, इंट्रासेल्यूलर जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है। तो इस क्वेश्चन ने अपने से पूछा है कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड अपनी बॉडी के अंदर कितने % होता है बॉडी वेट के, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर 70% क्या होता है बॉडी के अंदर फ्लूइड ही होता है। 60 to 70 कर दूं ये लो, लेकिन एक्चुअल में क्या है अलग अलग बुक्स की देखो अलग अलग रीडिंग होती है, लेकिन आपसे पूछा जाए तो आप इतना ही करना कि 70% ही होता है, ठीक। तो इंट्रासेल्यूलर कितना रहेगा? तो इंट्रासेल्यूलर रहता है 40%, कितना रहेगा? 40%। अब नेक्स्ट के अंदर इसने बोला है कि 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, कितना पूछा है? 5%। तो क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है, आइसोटोनिक। अब आपको पता है एक तो होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक फ्लूइड वो होता है जिसके अंदर जो भी कंपोजिशन है सोडियम का, क्लोराइड का, ये बॉडी के फ्लूइड के इक्विवेलेंट होता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। जैसे नॉर्मल सेलाइन होगी, RL होगी, D5% हो गई, ये सारी क्या रहती है? आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक वो होती है जो अपनी बॉडी फ्लूइड की कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन उसके अंदर होती है। जैसे अगर बात करें 10% डेक्सट्रोज है, ठीक है भाई, तो वो किस में चली जाएगी? हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक अब क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक को आधा कर दो, हाइपोटोनिक बन जाएगा, जो बॉडी फ्लूइड से की कंसंट्रेशन से कम होता है। क्लियर भाई? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा भाई? आइसोटोनिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आइसोटोनिक। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट के अंदर देख रहा है कि बर्न इंजरी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक्सेट्रा विल लीड्स टू, अगर किसी पेशेंट कोई बर्न हो गया या किसी को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया तो उस पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा? देखो दो प्रकार के डिसऑर्डर, एक तो मेटाबॉलिक, एक होता है रेस्पिरेटरी। जिन दोनों के अंदर क्या एसिडोसिस और एल्केलोसिस होता है। ये जो पूरा देखो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है अपने फंडामेंटल के लेक्चर के अंदर है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है जो फोल्डर बना हुआ है ऐप के अंदर कि फंडामेंटल के अंदर, उसके अंदर एसिड बेस बैलेंस है जिसके अंदर ये सारा दिया है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, एल्केलोसिस क्या होता है, ठीक है भाई, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्या होता है, कंपनसेटेड क्या होता है, अनकंपनसेटेड क्या होता है। तो ऐसा अगर देखना हो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी, तो इसके अंदर ए तो देखते हैं पीएच कितनी है, तो पीएच आपको पता है नॉर्मली कितनी होती है? 7.35 to 7.45। ये क्या है? नॉर्मल है, ये ब्लड की होती है। अगर 7.35 से बिलो आ गई तो वो एसिडिक नेचर हो गया, और 7.45 से अब वो चली गई तो वो क्या है? एल्केलाइन नेचर हो गया। फिर देखते हैं अपने कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, फिर देखते हैं बाइकार्बोनेट HCO3 इसका लेवल क्या है। तो इसका नॉर्मली अगर 20 से 28 भी मान लेते हैं
20 से 28 भी मान लेते हैं, या कई बार 22 से 28 भी मान लेते हैं। ये क्या है, नॉर्मल बाइकार्बोनेट आयन का लेवल रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही देखो, अगर आपको मेटाबॉलिक देखना है तो आप बाइकार्बोनेट आयन देखो और पीएच देखो, और आपको अगर रेस्पिरेटरी देखना है तो उसके अंदर आप क्या देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना रहता है वो देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई है इसका मतलब एसिडोसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड घटी हुई है इसका मतलब। क्लियर भाई। अब इसने बोला है कि अगर किसी पेशेंट कोई बर्न हो गया या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एसिडोसिस, तो डेफिनेटली उस पेशेंट को क्या रहेगा, अब डायबिटीज है तो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो आंखें खोल के आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, आईवी फ्लोरेट का। अच्छा इधर निकालना है क्या, आपको बोला हुआ है कि मैं भूल जाता हूं, मेरे को बता दिया करो क्योंकि मैं तो इस पेपर से करा रहा हूं। अब देखो, कैलकुलेट द आईवी फ्लो रेट। आईवी फ्लो रेट क्या होती, किस प्रकार आपको, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको 1 लीटर फ्लूइड है 4 घंटे में लगाना है, तो आप किस प्रकार लगाओगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि टोटल फ्लूइड कितना इन्फ्यूज करना है, फिर उसको डिवाइड कैसे करेंगे, टाइम इंटू मिनट, कितने घंटे में देना उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, और मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे कि ड्रॉप फैक्टर क्या है, ड्रॉप फैक्टर क्या है। अब ड्रॉप फैक्टर के अंदर भी दो चीजें होती है, एक होता है मैक्रो ड्रिप सेट, एक होता है माइक्रो ड्रिप सेट। ठीक, तो जो मैक्रो ड्रिप सेट है उसके अंदर कितना आएगा, माइक्रो में कितना आएगा, देखो ये आप लोग बताओगे मेरे को कि माइक्रो ड्रिप सेट में कितना आता है और मैक्रो में कितना आता है, मैक्रो ड्रिप सेट में कितना आता है। और बच्चों के लिए कौन सा यूज करते हैं, अडल्ट के लिए कौन सा यूज करते हैं। क्लियर। तो ध्यान रहे, इसके अंदर एक में आता है 60 ड्रॉप फैक्टर, एक में आता है 16 ड्रॉप फैक्टर। अब मेरे को ये बता देना माइक्रो में कितना रहेगा और मैक्रो में कितना रहेगा। ठीक, अब इसने ड्रॉप फैक्टर दे रखा है आपको, फ्लूइड आपको दे रखा है, आर्स आपको दे रखे हैं कि 1 घंटे में देना है। तो मैंने क्या बताया अभी, जैसे इसने अगर बता दिया अपने को कि जे फ्लूइड टोटल इन्फ्यूजन कितना है 100 ml, फिर इसको डिवाइड कैसे करेंगे, टाइम इंटू मिनट, तो टाइम कितना है 1 घंटा है, 1 घंटे में हो गए 60 मिनट। क्लियर। ड्रॉप फैक्टर इसने दे दिया अपने को 20 ड्रॉप फैक्टर। अब इसको क्या है, काट देंगे। यहां बात आ जाती है मैथ की, और मैथ में आप सभी आर्यभट्ट हो, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जीरो की खोज आप लोगों के लिए हुई है। ठीक, इसको काट दो 3 से। क्लियर। उसके बाद इसको काट दो तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, बच गया 1, फिर 3 तिया 9, 33 एक ड्रॉप आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 33 ड्रॉप। क्लियर। हाँ, कोई ना, एचएससी और पीजी आपको मैथ भी सिखा देगा, और इस प्रकार एम्स में झंझट रहा तो पता नहीं, वो कह देगा एक मैथ रीजनिंग का अलग पेपर लेते हैं, क्योंकि नॉर सेट फर्स्ट और सेकंड तो ये तो कर ही दिया उसने, प्री और मेन, है ना। ऐसे भी कर सकता है कि चलो कोई ना, एक इसका भी लेते हैं कि बच्चों को देखते हैं मैथ रीजनिंग आती है नहीं। तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, 33 ड्रॉप। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है मसाजिंग मेडिसिन ओवर द स्किन। अब आपको बताया ये होते हैं रूट, पेरेंट्रल रूट, आईवी रूट, आईएम रूट, ठीक है, इंट्राथिकल रूट स्पाइनल कॉर्ड में लग गया, इंट्राओसियस रूट जो होता है वो जॉइंट के अंदर लग गया, ठीक है, इंस्टिलेशन, ठीक है, कान के अंदर हो गया, जैसे बॉडी कैविटी के अंदर हो गया। एक होता है इनक्शन, इनक्शन जैसे मान लो कोई पेन किलर ऑइंटमेंट है या फिर कोई एंटी फंगल
जो ऑइंटमेंट वगैरह है वो अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो जो स्किन के ऊपर लगाते हैं उस रूट को क्या बोलते हैं? अच्छा बता दिया क्या? इनक्शन। ठीक है, क्लियर भाई। तो उस रूट को क्या बोलेंगे? इनक्शन, क्योंकि इंस्टिलेशन तो कान में डालने वाला हो गया। इनहेलेशन, इनहेलेशन आपको पता है नोज के थ्रू, जैसे मान लो एनास्थीजिया भी देते हैं, अस्थेलिन वगैरह हो गई, या इनहेलेशन के अंदर अगर बात करें अपने जो पेशेंट को नेबुलाइज वगैरह करते हैं, ये भी क्या है? किसमें आएगा? इनहेलेशन। इरिगेशन, इरिगेशन तो कोई भी बॉडी कैविटी है, जैसे कोलोस्टोमी की हुई है और है तो उसको इरिगेट करते हैं, तो वो रूट हो जाता है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट के अंदर, a colostomy in the right side of the colon known as। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखो जैसे ये मान लो अपनी इंटेस्टाइन है, ये आ गई सिग्मोइड कोलन और ये आ गया रेक्टम। तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। क्लियर भाई? हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे जैसे मान लो इस प्रकार होती है इंटेस्टाइन। ठीक है, आप लोगों को सुबह बताऊंगा ना भी। हाँ सुबह बता दी ना कि ट्रेकिया यहाँ पे होता है, तो शाम तक तो आपके यहाँ पे आ जाता है ट्रेकिया। ऐसा मत किया करो। तो राइट साइड की कोलोस्टोमी यहाँ की जाती है, एक होती है ये ट्रांसवर्स में भी की जाती है, एक लेफ्ट साइड में भी की जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा था मोस्ट कॉमन साइट कोलोस्टोमी की क्या रहेगी, तो वो होती है सिग्मोइड वाली। कौन सी होती है? दिख रहा है क्या? सिग्मोइड। ठीक है, सिग्मोइड के अंदर क्या करते हैं? मोस्ट कॉमन कोलोस्टोमी करते हैं। तो राइट साइड वाली हमेशा ध्यान रहे कौन सी रहेगी? वेट। और लेफ्ट साइड वाली रहेगी ड्राई। लेफ्ट साइड में क्या रहेगी? ड्राई, और राइट साइड में क्या रहेगी? वेट। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा अपने से? राइट साइड की, तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा? वेट कोलोस्टोमी आ जाएगी इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्लियर भाई? ओके, अब हो गए पेज अपने कंप्लीट। जल्दी जल्दी मैं खत्म कर लेता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी। अब आपको पता है ये कौन सा है? रेक्टम का, रेक्टम के थ्रू ही डालना पड़ेगा आपको, एनल कैनाल के थ्रू ही डालना पड़ेगा सिग्मोइडोस्कोप। तो सिग्मोइडोस्कोप के अंदर ये कह रहा है कि कौन सी पोजीशन देंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पोजीशन गिव टू द पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी इज, तो सुपाइन पोजीशन में तो होता ही नहीं, न ही प्रोन में होगा, न ही लिथोटोमी में होगा। क्योंकि लिथोटोमी पोजीशन है ये, जैसे मान लो जो होता है वेजाइनल एग्जामिनेशन वगैरह या जेनाइटल जो एरिया होता है उसके लिए करते हैं। तो इसके अंदर कौन सी आएगी? लेफ्ट लेटरल। कौन सी आएगी? लेफ्ट लेटरल। क्योंकि रेक्टम का जैसे रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हो, एनीमा दे रहे हो, सिग्मोइडोस्कोपी कर रहे हो, तो इन सब के अंदर कौन सी पोजीशन आपको देनी पड़ेगी? लेफ्ट लेटरल। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंट इन डिप्रेशन। अब आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं एक्साइटेटरी जो एक्साइटमेंट करते हैं न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन का, एक होते हैं इनिबिटरी स्लो डाउन कर देते हैं प्रोसेस। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर अगर बात करें, सीरोटोनिन है, गाबा है, 5-HT है, डोपामीन है, एपिनेफ्रिन है, ठीक है अभी एसिटाइल कोलिन है, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। लेकिन ये कह रहा है डिप्रेशन के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम होता है।
तो डिप्रेशन के अंदर ये कह रहा है कि कौन सा रहेगा, तो सीरोटोनिन कम होगा या 5HT। देखो इसने ना अपने को बुला दिया क्वेश्चन ने। हाँ, ये सोचता है कि हम ही जानते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम भी जानते हैं, क्योंकि अपने क्या है, भविष्य के उच्च कोटि के नर्सिंग ऑफिसर। इसलिए ध्यान रखना, सीरोटोनिन का ही दूसरा नाम क्या है, 5HT है। 5HT और सीरोटोनिन दोनों एक ही बात है, गंगाधरी शक्तिमान है। क्लियर भी? तो इसमें दोनों ही कम होंगे। अब इससे अलावा और पूछ लेना, तो डिप्रेशन है, D फॉर डोपामीन, ये कम हो जाता है डिप्रेशन में, ध्यान रहना। E फॉर एपिनेफ्रिन और S फॉर सीरोटोनिन। ये भाई तीनों ही क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर कम हो जाते हैं। आगे बात समझ में? क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A एंड B, बोथ इज राइट। अब ये कह रहा है, रीचैनलिंग ऑफ सोशल अनएक्सेप्टेड ड्राइव इनटू एक्टिविटीज दैट आर मोर टॉलरेबल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड इज नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि रीचैनलिंग ऑफ सोशल अनएक्सेप्टेबल ड्राइव इनटू एक्टिविटीज दैट आर मोर टॉलरेबल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड कौन सी रहेगी? ये क्वेश्चन है मेंटल मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म का, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि कोई सीनियर है, वो क्या करता है, जब भी उसको कोई उसका सीनियर, हाँ उसका सीनियर थोड़ा सा टॉर्चर करता है, तो वो क्या करेगा, नीचे वाले को करेगा। मतलब अपने से लो लेवल वाले पे गुस्सा निकालना। ठीक, जैसे मान लो हस्बैंड है, ऑफिस में गया है, सीनियर ने डांट लगा दी, तो वो अब उसका और तो बस चलेगा नहीं, आके क्या करेगा, या तो हाँ वाइफ के ऊपर या बच्चों के ऊपर। देखो जॉब प्लेसमेंट का कलेश घर पे लेके आते हैं लोग, ऐसा थोड़ा ही होता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सीनियर है उसका गुस्सा या फिर खुद का गुस्सा अपने लो लेवल वाले पे निकालते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सबलिमिशन, ये जरूरी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कई चीजें ऐसी है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो अपने क्या करेंगे, ऐसा काम करेंगे सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे। तो सब लिमिट हो जाते हैं अपने कि चलो कोई बात नहीं, ये काम सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं है, दूसरा काम कर लेते हैं जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सबलिमिशन। इसी प्रकार प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है अपनी गलती है किसी दूसरे पे अपने थोप देते हैं। जैसे मान लो कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, उस टाइम मान लो बाय द वे डॉक्टर से गलती होगी, तो वो तो क्या कहेगा, जूनियर को कह देगा या फिर नर्सिंग ऑफिसर को कह देगा भी इसकी गलती है। मतलब प्रोजेक्शन का मतलब ब्लेम लगा देना किसी पे। अगली बात समझे। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो सोच समझ के फुल प्लानिंग के साथ जो कांड किया जाता है और उस कांड को एक्सप्लेन किया जाता है सोच समझ के, वो होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ठीक, आगे बात है, जैसे कि लेट कैसे हो गए, तो आपको तो पता चल जाएगा वहीं से कि हाँ जी क्लास में जा रहे हैं, लेट हो गए, जाते ही तो वो सामने खड़ा है, वो तो चश्मा वाला, वो तो पूछेगा लेट कैसे हो गए। तो वहीं से दिमाग में एक बात चलने है, कौन सा बहाना मारे, क्या कहें जी। फिर आके कहते हैं ऑटो नहीं मिले जी, जो स्कूटी लेके आते हैं वही कहते हैं ऑटो नहीं मिले जी, है ना। जो ऑटो पे आते हैं वो कहते हैं जी स्कूटी पंचर हो गई जी। तो ऐसे बहाने जो सोच समझ के लगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटेल एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। और ये ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने से साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं अपनी एंजाइटी को, अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर अपने बार बार इनको यूज करते हैं, हर बार ही झूठ बोलना, हाँ क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि अगर झूठ बोलो तो कारण बड़ा होना चाहिए। हाँ तो वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट के अंदर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो ये कह रहा है रीमा है जो भी है फलानती इज एडमिटेड इन द साइकेट्रिक वार्ड।
क्लियर? कि रीमा क्या है, साइकेट्रिक वार्ड के अंदर एडमिट है और रिफ्यूज टू ईट ब्रेकफास्ट, और उसने ब्रेकफास्ट लेने से मना कर दिया बाय स्टेटिंग दैट, और क्या कह रही है कि दैट द फूड इज पॉइजन, कि फूड के अंदर क्या है, पॉइजन है, इसलिए मैं ये फूड नहीं लूंगी। ठीक, ऐसा काम करते हैं जो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, जिनको, जो सस्पिशियस रहते हैं, हमेशा शक करते हैं। ठीक, वो लोग ये स्टेटमेंट यूज करते हैं कि जी क्या पता मैं खाना ये नहीं लूंगा, ठीक है, हो सकता है इसके अंदर पॉइजन हो, तो आप कह दोगे नहीं नहीं ये देखो मैं खुद खा के दिखा देता हूँ, अपने एक बाइट उसके सामने ली, ठीक, तो वो ऐसे ही बोल देगा कि नहीं आपने तो उस साइड से बाइट लिया जिस साइड पॉइजन नहीं है, आप तो मेरे को मारना चाहते हो, ऐसा भी वो बोल सकता है। लेकिन ऐसे पेशेंट के लिए क्या होता है कि जो भी पैकेट बंद होती है ना, ऐसे जो खाने की चीजें हैं जो डिब्बा बंद होती है, पैकेट के अंदर होती है, वो चीजें देनी चाहिए इन्हें। ठीक है, तो ऐसा ये यूज करते हैं कौन से, जो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है वो यूज करते हैं। तो ये रेस्पॉन्स उसका किसका एग्जांपल है, क्या उसको हेल्यूसिनेशन है, क्योंकि हेल्यूसिनेशन है फॉल्स, जो ये बात करें भ्रम ही है एक प्रकार का, जिसके अंदर स्टिमुलाई तो होती नहीं, फिर भी उसको लगता रहता है कि कुछ दिख रहा है, भूत दिख रहा है। कई कहते हैं मेरे को तो कालका माता दिखती है, कईयों को बेरुंजी दिखता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार का परसेप्शन का है डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या होता है, स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन उसको फिर भी भ्रम होता रहता है, दिखता रहता है। इल्यूजन, इल्यूजन के अंदर क्या है, स्टिमुलाई प्रेजेंट होगी, लेकिन अपने उसको सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये एक्चुअल में ये है क्या। जैसे अपने छोटी क्लास में पढ़ते फर्स्ट या सेकंड में कि रस्सी को वो सांप समझ लेता है ना, एक्चुअल में रस्सी तो है, ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, उसे क्या बोलते हैं, इल्यूजन। ठीक, एम्पैथी भी नहीं है, डिल्यूजन भी नहीं है, ठीक है भाई, तो इसका ये क्या आंसर आएगा, डिल्यूजन फॉल्स बिलीफ होता है, वेरी गुड, इसको क्या है, डिल्यूजन फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, डिल्यूजन बोलते हैं। ठीक, ये भी कई प्रकार के होते हैं, पैरानोइड डिल्यूजन भी होता है, शक करता रहता है बंदा। हाँ ठीक है, डिल्यूजन अपने साइकेट्रिक के अंदर है ना, सारा डाला हुआ है मेरा, एक एक कितने प्रकार के डिल्यूजन है सारे बताए हुए हैं विद एग्जांपल। क्लियर भाई? अब उसके बाद नेक्स्ट के अंदर ये कह रहा है जोरी विंडो, जोरी विंडो, ये पिछले जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर भी क्वेश्चन आ गया, इसमें भी रिपोर्ट हो गया। इसके अंदर 4 क्वाड्रेट होते हैं, जोरी विंडो में कितने क्वाड्रेट है, 4, जिसके अंदर क्या होगा, नॉन टू अननोन और नॉन टू नॉन। या तो आप मेरे बारे में जानते हो, मैं आपके बारे में नहीं जानता, या आपने दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानते हैं, या फिर आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं आपके बारे में जानता हूं, या अपने दोनों ही नहीं जानते। 4 प्रकार के क्वाड्रेंट होते हैं जोरी विंडो में, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका कोई खास बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट के अंदर ये कह रहा है when a patient is not aware of his or her mental illness it is called, उसको पता ही नहीं है कि मेरे को कोई मानसिक बीमारी हो रखी है क्या। हाँ, ऐसे भी पेशेंट होते हैं बिल्कुल सुनने, ठीक, कि उसको क्या है, पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है, नोट अवेयर कि उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम हो रखी है या नहीं हो रखी। ऐसे लोगों के अंदर आता है लैक ऑफ इनसाइट, भी वो इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करा पाते कि क्या सही है क्या गलत है, उनको खुद को पता नहीं चलता। ठीक है, तो उनके अंदर इनसाइट के अंदर क्या आ जाता है, लैक ऑफ हो जाती है। ठीक, बाकी और इसका तो ये डिसोरिएंटेशन तो टाइम प्लेस पर्सन के बारे में नहीं जानते, अनकॉन्शियस तो आप जानते हो, जो आप रहते हो पढ़ते टाइम है, हाँ वो अनकॉन्शियस ही है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो आपके अंदर भरपूर मात्रा में कूट कूट के भरी हुई है ना, बार बार आवाजें लगा के कि अरे उठो पार्थ उठो पढ़ो संघर्ष करो लगो। न लोगों के तो भाई
समय सिखा देगा फिर आप लोगों को भी कैसे लगना होता है, कैसे पढ़ना होता है। अब देखो, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी इज एक्सप्रेस थ्रू फिजिकल सिम्टम। ऐसा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर अपने एंजाइटी हो गई और अपने क्या है उसको फिजिकल सिम्टम के थ्रू शो करते हैं। ठीक, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी एंजाइटी है, उसको क्या है फिजिकल सिम्टम के थ्रू शो करते हैं। वो किसके अंदर जाएगी बताओ। चलो मैं बता देता हूं। ये देखो, ये तो जानते हो प्रोजेक्शन, तो पीछे भी क्वेश्चन में आया था कि ब्लेम लगा देते हैं। रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या है, गलती कर लेते हैं बाद में रिग्रेट होता है। जैसे मान लो शादी हो गई, फिर तार सही नहीं जुड़े, तब होता है यार क्यों करवाई, इससे तो अच्छा पहले लाइफ अच्छी थी और है ना। पेपर दे के आए, पहले पढ़े नहीं, कर्म फूटे हैं, बाद में रिजल्ट आया तब पता चला फेल हो गए, काश पढ़ लेते, समय तो हमारे पास भी था। ये जो रोना धोना होता है ना, उसे रिग्रेशन ही बोलते हैं। ठीक, कन्वर्जन, ये इसका राइट आंसर है। कन्वर्जन के अंदर क्या करते हैं, जो मानसिक परेशानी होती है उसे फिजिकल सिम्टम के थ्रू शो कर देते हैं। जैसे मान लो किसी को और ही टेंशन हो रखी है, वो क्या करेगा, सो जाएगा पट्टी बांध के सिर के कि जी मेरा तो हेडेक हो रहा है, क्योंकि उसको पता है हेडेक का कह दिया ये अपने आप चले जाएंगे, अपने आराम से रिलैक्स हो लेंगे। तो जो मानसिक परेशानी है उसको अपने फिजिकल सिम्टम के थ्रू शो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस ये भी इसके अंदर ही है, कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर ही आता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। डॉक्टर शॉपिंग वगैरह और जो भी नौटंकेबाजी होती है, हाँ ये बताया हो ना, किसी में माता आ जाती है, किसी में भैरों आ जाता है ना, ये सारा। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट की। एज पर psychoanalytic theory, the ability to tolerate frustration is seen in psychoanalytic, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी दी हुई है शायद, ये पता है आपको। मेरे को ही पता है, शायद का कोई मतलब नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो सही पढ़ाऊंगा, आप मेरे पे विश्वास रखो। हाँ गलत नहीं बताऊंगा, सही बताऊंगा, क्योंकि आप भविष्य के नर्सिंग ऑफिसर हो, वो भी उच्च कोटि के। ओके, तो ये कह रहा है कि साइको एज पर साइको एनालिटिक थ्योरी द एबिलिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन इज सीन इन, कि कोई भी कितनी भी समस्याएं हैं अपने उसको टॉलरेट कर लेते हैं। इसका मतलब अपने ये पहचानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप इस बात को पहचाने सही क्या है और गलत क्या है, तो आपके अंदर वो क्या चीज आती है, ईगो। क्योंकि आईडी है वो तो प्लीजर पे काम करेगी, ईगो है वो क्या करता है कि राइट क्या है और आईडी, ईगो, सुपर ईगो, तीन होते हैं ना, ईगो, सुपर ईगो, मोरल पे वगैरह पे काम करता है ना, इस वगैरह ये तीन होती है, ब्रेन की तीन स्टेज होती है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो आईडी है वो प्लीजर पॉइंट पे काम करती है कि जो चीज चाहिए वो चाहिए, ये मोस्टली बच्चों में होती है। ईगो है वो अपने जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर होती है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, अपने समझ लेते हैं। ठीक है भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट में ये कह रहा है, अच्छा इधर निकालूं क्या, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Mental illness that cause bodily symptom include pain and the symptom cannot be traced back to any physical cause is known as। सीधी सी बात है कि पेशेंट आके बोल रहा है जी मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, हालांकि उसको क्या है, मानसिक परेशानी है, प्रॉब्लम मेंटली है, और वो क्या है फिजिकल सिम्टम शो करके एक्सप्लेन कर रहा है आपके सामने, आपको बता रहा है, आप हाँ जी हूं जी करके उसकी सुन रहे हो। फिर आप उसके सारे जितने भी अल्ट्रासाउंड, ईसीजी करा लो, चाहे सीबीसी करा लो, जितने भी इन्वेस्टिगेशन है सारे करवा लिए, लेकिन आपको पता चला कि कुछ नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। ये किस चीज में आता है, क्या वो पीटीएसडी में आता है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आता है, या फिर ओसीडी में आता है, या फिर सोमेटोफोर में आता है, या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में आता है? तो ये आएगा सोमेटोफोरम डिसऑर्डर के अंदर। और इसी के अंदर वो क्या करता है, डॉक्टर शॉपिंग करता रहता है
ठीक है कि नहीं, इस डॉक्टर से डायग्नोज ही नहीं बना, ये क्या इलाज करेगा, चल दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे से फिर तीसरे के पास चला जाता है। तो जो फिजिशियन फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं। क्लियर। तो इसके अंदर ये कह रहा है क्या, अच्छा ये हाँ ठीक है, पीटीएसडी होता है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या है, जैसे इसका एक छोटा सा पीटीएसडी का एग्जांपल बताता हूं। आप मान लो कहीं जा रहे हो, कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पे, आपका बीच में कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं आपने गाड़ी रोकी, लड़ाई झगड़ा हो गया। अब क्या है, भविष्य में आप कभी भी उस जगह से जाओगे ना तो आपको वो दिमाग में तुरंत आ जाएगी चीज कि हाँ ये वही जगह है। उसे बोलते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओसीडी के अंदर ऑब्सेशन कंपल्सन, ऑब्सेशन के अंदर क्या है, उसके अंदर आइडियाज आते हैं दिमाग में, उसको जब भी स्ट्रेस होगा आइडियाज आएंगे और है, तो इसके अंदर कहते हैं ना बार बार वो पेशेंट क्या करता है, हैंड वॉशिंग वगैरह करता रहता है कि कंटामिनेट नहीं हो, क्योंकि ऑब्सेशन उसकी थॉट है। थॉट आएगा जिससे उसको स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी, फिर उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए वो क्या करेगा, कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब रिचुअल एक्टिविटी करेगा, फ्रीक्वेंटली बार बार हाथ धोएगा, उसे पता चलेगा यार हाथ कंटामिनेट हो गए, थॉट आई उसको यार हाथ कंटामिनेट हो गए, एंजाइटी और स्ट्रेस हो गया। उसको रिलीव करने के लिए वो क्या करेगा, बार बार हाथ धोएगा, धो रहा है, रिचुअल एक्टिविटी कर रहा है, हाथ धो रहा है, इसे क्या बोलते हैं अपने कंपल्सन बोलेंगे। तो ये ओसीडी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, बार बार चीजें, ये नॉर्मली होता है कि लॉक किया या नहीं किया रूम, ठीक है ना, हाँ बाइक लॉक की है या नहीं की, है ना, ये बार बार चीजें याद आती है। फिर और अपने तो भारतीय लोग हैं, अपने तो लॉक कर दिया ना तो भी खींच के देखते हैं कि हो गया या नहीं, अपने कहाँ विश्वास करने वाले हैं किसी पे। ठीक। और डिसोशिएटिव, ये मेमोरी का डिसऑर्डर होता है, डिसोशिएटिव एमेंसिया वगैरह हो जाता है, डिसोशिएटिव कई बार तो फ्यूग ही हो जाता है, क्योंकि मेमोरी लॉस हो गई, वो बंदा घर से बाहर चला जाता है, फिर नई जगह पे जाके अपना नया ही नाम, नई आइडेंटिटी बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइकोजेनिक फ्यूग या डिसोशिएटिव फ्यूग भी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर ये कह रहा है, while talking to a psychiatric client, मान लो आप किसी साइकेट्रिक पेशेंट से बात कर रहे हो, नर्स came to know that the client move from one idea to other which are not related, this phenomena is called, मतलब पेशेंट क्या कर रहा है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो रहा है, एक आइडिया है उसके दिमाग में, वो कुछ बोल रहा है, फिर तुरंत दूसरा आइडिया है वो कुछ और बोल रहा है। ठीक, लेकिन उन दोनों का कोई रिलेशन, जो भी वो बोल रहा है उसका एक दूसरी चीज के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऐसा किसके अंदर होता है, क्या वो इकोप्रेक्सिया में होता है, क्योंकि इकोप्रेक्सिया में नहीं होता। इकोप्रेक्सिया में क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, किसी को देखे एक्टिंग करता है। इको ले लिया, एक ही वर्ड को क्या करता है वो बार बार रिपीट करता है, ये भी नहीं है। सरकमस्टेंशियलिटी, सरकमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी ये दोनों ही आते हैं। सरकमस्टेंशियलिटी के अंदर क्या है, जो आप उसे चीज पूछोगे ना तो वो क्या करेगा, घूम फिर के पूरा एक्सप्लेन करके फिर लास्ट पॉइंट पे आ जाता है, लेकिन टेंजेंशियलिटी के अंदर आएगा भी नहीं मेन पॉइंट पे। सरकमस्टेंशियलिटी के अंदर जैसे आप वो पूछ लिया कि फर्टिलाइजेशन क्या है, वो कहता है जी फर्टिलाइजेशन ये बहुत ज़रूरी होता है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज़रूरी होता है, पहले ओवरी होती है, ओवम बनता है उसके अंदर, फिर वो मतलब सारी चीज़ें बताएगा, फिर लास्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो वो किस में आएगा, सरकमस्टेंस, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। ये देखो ऐसी चीजें आती है स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में, क्योंकि ब्यूलर ने 4A साइन दिए थे, उस 4A साइन के अंदर एक साइन आता है एसोसिएशन लूजनेस, जिसके अंदर क्या है, एक आइडिया आ गया फिर दूसरा आ गया, लेकिन एक दूसरे का कोई रिलेशन उसके अंदर नहीं होगा। तो ये किस में आएगा, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है, the level of anxiety that enhance the individual's power to perception, कि कौन सी ऐसी एंजाइटी है जो क्या करती है, परसेप्शन की पावर बढ़ाती है। देखो एंजाइटी होनी जरूरी है,
लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो दिक्कत है। एंजाइटी एक प्रकार का डर ही होता है। जैसे एग्जाम आ गए, घबराहट हो गई, आ गया एडमिट कार्ड आ गया, पहले तो गए नहीं, अब तो 1 महीना रहा है, अब तो क्या करें, कोचिंग क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें। ठीक। फिर आपको पता है जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन एंजाइटी होती है। तो जो ये होती है एक माइल्ड मॉडरेट सीवियर पैनिक। ठीक। जो माइल्ड एंजाइटी है वो अपने लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि माइल्ड एंजाइटी में आपको पता है जैसे एग्जाम आगे फेल होंगे तो अपने क्या अंदर से थोड़ी सी वो कहते हैं ना बितरला, हाँ उसमें दिक्कत आती है। तो क्या करते हैं अपने ऐसे कहते हैं कि चल ठीक है अभी पढ़ते हैं। तो माइल्ड एंजाइटी क्या करती है अपने को एक्टिवेट करती है, उस काम की तरफ फॉरवर्ड करती है कि आप करो। ठीक। जिससे अपने सक्सेस होते हैं। अगर वो भी पैनिक हो जाए, पैनिक तो बिल्कुल फियरफुल होती है, बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होने लग जाता है, और पैनिक एंजाइटी वाले पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर भी। तो इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, राइट आंसर क्या आ जाएगा, माइल्ड एंजाइटी है वो अपनी पावर ऑफ परसेप्शन को क्या करती है, एनहांस मतलब बढ़ावा देती है। आगे बात समझ में। क्लियर भी। तो ये अभी 30 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी जो बच गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालूंगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई एक्सप्लेनेशन में या फिर कोई आपको ऐसे लगता है कि नहीं हमें ये क्वेश्चन का आंसर ये न होके ये होना चाहिए, कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप बिल्कुल मेरे को बता सकते हो। आप मेरे को सिखाना ताकि मैं कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करूं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बेटर चीजें आपको मैं बता पाऊं। देखो मैं भी सीख रहा हूं, आप लोग भी सीख रहे हो, एक दिन सारे सीख जाएंगे। जो सीख गया वो नर्सिंग ऑफिसर है ना। तो अब अपने क्या करेंगे, बस एक बात ध्यान रखना है कि अपन बनेगा नर्सिंग ऑफिसर। इस चीज का खासकर ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको ऐसे लगे कि क्वेश्चन गलत है या फिर क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप मेरे को तुरंत नोटिफाई कर देना ताकि मैं नेक्स्ट के अंदर इंप्रूवमेंट और बेटर कर पाऊं। और वही बात है कि मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप भी जल्दी जल्दी उच्च कोटि के नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। ऑल दी बेस्ट।